सीएम योगी ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं सीएम योगी ने दी। भगवान बुद्ध का जीवन निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है। तो देखिए, बुद्ध पूर्णिमा को लेकर सीएम योगी ने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन निस्वार्थ सेवा का प्रेरणा देता है। आइए हम शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प लें। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा को लेकर सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी है। आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा की पावन धूम है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन हमें निस्वार्थ सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि आइए इस पावन अवसर पर हम सभी एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण का संकल्प लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश न केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है। बुद्ध पूर्णिमा, जो भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाई जाती है, हमें यह याद दिलाती है कि हिंसा और वैमनस्य से ऊपर उठकर हम प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चले। मुख्यमंत्री का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब सामाजिक सौहार्द और एकता की सबसे अधिक जरूरत है। उन्होंने न केवल धर्म और अध्यात्म की बात की बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी शांति और सद्भाव की आवश्यकता को रेखांकित किया। तो चलिए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम भी ले संकल्प बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने का और एक बेहतर शांतिपूर्ण समाज बनाने का। तो चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज बैठक होनी है, जिस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहेंगे और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो कि जेपी नड्डा के आवास पर आज बैठक होनी है। तो चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का साफ संदेश। पीएम मोदी ने साफ कहा है, वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। अगर पाक हमला करेगा तो भीषण पलटवार होगा। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का साफ संदेश, जहां अगर वहां से गोली चलती है तो यहां से गोला चलेगा, अगर पाक हमला करेगा तो भीषण पलटवार होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का सख्त और साफ संदेश सामने आया है। देश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा, वहां से अगर गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। प्रधानमंत्री ने यह संदेश न केवल पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी देने के लिए दिया है, बल्कि देशवासियों को यह भरोसा दिलाने के लिए भी कि भारत अब जवाब देने में देरी नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हमला होता है तो उसका भीषण पलटवार किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने यह दिखा दिया है कि सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत सीमावर्ती इलाकों में सेना की सक्रियता बढ़ाई गई है और दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री का यह बयान उस समय आया है जब सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और पाक की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन की खबरें भी लगातार आ रही है। ऐसे में भारत का रुख अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और निर्णायक नजर आ रहा है। बात साफ है कि अब नई नीति, नया इरादा और हर जवाब पहले से ज्यादा ठोस। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ आज बात करने वाले हैं। डीजीएमओ, दोनों देशों के डीजीएमओ आज दोपहर 12 बजे बात करेंगे। सीज फायर के बाद पहली बार डीजीएमओ की बातचीत होने वाली है। तो देखिए, जिस तरह से भारत पाक तनाव के बीच युद्ध विराम हुआ, उसके बाद जो है दोनों देशों के डीजीएमओ आज बात करेंगे। 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ सीज फायर के बाद पहली बार बातचीत करने वाले हैं।
तो देखिए दोपहर 12 बजे देश के डीजीएमओ, दोनों देशों के डीजीएमओ बात करेंगे। सीजफायर के बाद यह पहली बार दोनों देशों के डीजीएमओ बैठेंगे और बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ बात करने वाले हैं। सीजफायर के बाद यह पहली बार है जब दोनों देशों के डीजीएमओ बात करेंगे। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने जानकारी दी है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने हमें फ्री हैंड दिया है। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें फ्री हैंड दिया है। आर्मी कमांडर्स को जवाब देने की खुली छूट मिली है। तो देखिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी छूट मिल गई है। सीज फायर तोड़ने पर जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है जानकारी आ रही है। सेना ने जानकारी दी है कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान को खुली छूट मिल गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने यह जानकारी दी है। अरब सागर से हर तरीके से नौसेना थी तैयार थी। हार्बर कोस्ट से काफी करीब तक वह पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान के तटों पर भी सेना ने नजर बनाई रखी थी। किसी भी एक्शन का जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार तैयार थी। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि भारतीय सेना को खुली छूट मिली हुई है। पाकिस्तान के हर एक हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। पाक की तटों पर कहा कि नजर बनाए हुए रखी थी। भारतीय सेना ने जवाब दिया। किसी भी एक्शन का जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार तैयार थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे डीजीएमओ ने क्या कुछ नुकसान हुआ और क्या कुछ चीजें हुई हैं, उसको लेकर जो जानकारी दी है वो दिखाते हैं। Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they fourth generation plus, sir? No, see, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. तो इसके बाद आपको दिखाते हैं कि डीजीएमओ ने किस तरह से यह बताया कि वहां पाकिस्तान के जिस तरह से 40 से 50 जवान मारे गए हैं उसको लेकर क्या कुछ बता रहा है, ये दिखाते हैं। On land, we also undertook certain measures such as deployment of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the Indian Air Force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried out deployment to include movement of our forces in the land, sea and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts, and this time there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defense. We further strengthened our deployment and also initiated some pressure points to send a very clear and unambiguous message to the other side to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35
to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. And I will yet again तो देखिए, भारतीय सेना ने कहा कि हमने वहां हमला किया है, पाकिस्तान को वहां चोट पहुंचाई है जहां उसे ज्यादा चोट पहुंची, हम लोग उस जगह ज्यादा चोट पहुंचाई है। However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. IF's response was directed only at military installations, avoiding civilian and collateral damage. I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. Decision was taken to strike. तो देखिए, हमारे वायुसेना ने भी पाकिस्तान पर किस तरह हमला किया और क्या कुछ हुआ, आइए सुनाते हैं। What we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night, he sent in his Jihad class of UAVs. However, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured
that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter his drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. Here I would like to bring out another aspect. What we found was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft, but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution, even at the cost of some tactical disadvantage, to ensure that there is no damage to. What we found that on the night of 8th and 9th, तो देखिए, चलिए सुनाते हैं आपको सीमा रेखा के उस पार जो घुसपैठ हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है। एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की, लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूं। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया। तो अब आपको हम सुनाते हैं कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह का सीज फायर का उल्लंघन किया या फिर उसके तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है, इस पर हमारे भारतीय सेना ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। I will make few sentences and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट हुआ है। पुलिस वैन पर आत्मघाती हमला किया गया है। विस्फोट में 2 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और साथ ही
3 घायल हैं। तो देखिए बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, बड़ी खबर आ रही है जहां खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट हुआ है। पुलिस वैन पर आत्मघाती हमला किया गया है। विस्फोट में 2 पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है और साथ ही 3 घायल हैं। तो देखिए बड़ी खबर हम पाकिस्तान से आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट का मामला सामने आ रहा है, ब्लास्ट हुआ है। तो चलिए एक और बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर की उम्मीद जताई जा रही है। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। तो देखिए आज से शुरू हो रहा है सीज फायर। तो देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर की उम्मीद जताई जा रही है। आज से ही शुरू हो रहा है सीज फायर। तुर्की में पुतिन से बातचीत का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सीज फायर से बातचीत का रास्ता खुलेगा। तो देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर की उम्मीद जताई जा रही है। तो चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधी रात डर कर घरों से बाहर निकल गए लोग। रिक्टर स्केल पर 5.7 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तो देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तिब्बत से आ रही है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आधी रात डर कर घरों से लोग बाहर निकल गए। रिक्टर स्केल पर 5.7 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।